ठीक है। अभी अपन बात करेंगे जब भी कोई पेशेंट आईसीयू के अंदर आता है, क्या आता है, आईसीयू के अंदर कोई भी पेशेंट आता है तो उसका हम ABCD असेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं? ABCD असेसमेंट करते हैं। क्या उसका एयरवे पेटेंट है, कोई सीक्रेशन तो नहीं बढ़ा हुआ, ब्लॉक तो नहीं है। ठीक है। एयरवे जब कंप्रोमाइज होगा तो ब्रीदिंग उसका एबनॉर्मल होगा। क्या होगा? ब्रीदिंग पेशेंट का नॉर्मल से या तो ज्यादा होगा या बिल्कुल कम होगा। दिस इज एबनॉर्मल ब्रीदिंग। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में देखना है पल्स बिल्कुल बहुत कम आपको फीलेबल होगी। पल्स के साथ साथ बीपी भी उसका रिकॉर्ड नहीं होगा। तो पल्स वॉल्यूम कम होगा तो बीपी भी आपका कम होगा। फिर उसमें साइन देखिए, डी मतलब डिसेबिलिटी और डेक्सटोज। चौथा, शुगर चेक करना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोग्लाइसीमिया इज वेरी डेंजर। तुरंत शुगर चेक करना है। शुगर आपका ठीक है, आपको लग रहा है हाइपोग्लाइसीमिया है, कम है, तुरंत डेक्सट्रोज का बोलस देना है। शुगर को जंप कराना है जिससे कि बॉडी का शुगर लेवल ब्रेन को, अगर शुगर कम होगा तो इंसान का ब्रेन स्टिमुलेट हो जाएगा और शुगर हाइपोक्सिक होने लग जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, डल होने लग जाएगा। तो शुगर चेक कर लिया तो ABCD आपने असेस किया। फिर आपको लगता है बच्चे का रिट्रैक्शन ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा सांस आ रही है, बच्चे को HFNC लगाना है, CPAP लगाना है, जैसे तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी से ऑक्सीजन उसको लग जानी चाहिए। क्या लग जानी चाहिए? ऑक्सीजन उसको। आपको लगता है CPAP HFNC वो जो भी रेडी है वो आप तुरंत लगा दो। उसके बाद बच्चे का देखो असेसमेंट, डिहाइड्रेशन है क्या पेशेंट, अगर लग रहा है पल्स भी नहीं आ रही है, बीपी भी नहीं आ रहा है तो 10 ml पर केजी से आपने फ्लूइड दिया। फ्लूइड जैसे ही रेस्पॉन्ड करेगा तो आपकी पल्स थोड़ी थोड़ी आपको पता चलने लगी और बीपी भी आपका आने लगा। मतलब आपने फ्लूइड दिया, उसके बाद आपकी पल्स भी आई और बीपी भी आया। इसका मतलब फ्लूइड रेस्पॉन्सिबल है बॉडी। तो आपने 10 ml पर केजी से फ्लूइड दिया, आपको लग रहा है बच्चे की डायरिया, वोमिटिंग, फ्लूइड लॉस की हिस्ट्री है, 10 ml पर केजी से एक बोलस और दिया। उसके बाद आपका बीपी और पल्स दोनों आने लगे। इसका मतलब आपने जो फ्लूइड दिया उसका रेस्पॉन्स बॉडी कर रही है। उसके बाद आपका मेंटेनेंस फ्लूइड स्टार्ट कर दो। ओके, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, मान लो एयरवे असेसमेंट। हम मान लो पेशेंट को इंटूबेट करना है तो इंटूबेशन के लिए आपकी एयरवे असेसमेंट अपनी ट्रॉली है, एयरवे की चेकलिस्ट है, उसके अनुसार प्रिपरेशन करना है। ABCD असेसमेंट और एयरवे ट्यूबिंग का, उसके अंदर सारी चेकलिस्ट है, आप करते हो, उससे चेक करना है, रेडी रखना है। मान लो बच्चे को लग रहा है कि डिस्ट्रेस सेट नहीं हो रहा है, बच्चा कंटिन्यू HFNC CPAP पे मेंटेन नहीं कर रहा है, डिमांड बढ़ती हुई जा रही है, तो हमें एयरवे ट्रॉली रेडी रखना है। उसके अंदर लेरिंगोस्कोप वर्किंग होना चाहिए, एम्बू बैग मास्क होना चाहिए, वैन सर्किट होनी चाहिए और ET कफ एंड अनकफ जो आपकी चेकलिस्ट में है वो रेडी, प्लस सेडेशन। क्योंकि पेशेंट को बिना सेडेट कैसे करोगे आप, अगर करोगे तो इंजरी हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, तो अपने को सेडेशन भी प्रिपेयर करके रखना है। इतना रेडी करोगे। आपको लगता है कि नहीं मेंटेन करना, देन गो हेड, कंसल्ट लो, फैमिली को एक्सप्लेन करो, कंसल्ट लो और इंटूबेट करो। ठीक है ना। इंटूबेट करने के बाद हमारा आता है कि इंटूबेट करने के बाद पेशेंट को वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होने के रिस्क है। कुछ फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी है। तो उस नुकसान को रोकने के लिए हम क्या क्या करते हैं आईसीयू के अंदर, क्लोज सक्शन यूज करते हैं, पेशेंट को क्लोज सक्शन यूज करते हैं, HME फिल्टर लगाते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन लगाते हैं, हेड एंड एलिवेट रखते हैं 30 डिग्री, ओरल सीक्रेशन क्लीन करते हैं, ET कप प्रेशर चेक करते हैं ना, जिससे कि हम वेब को प्रिवेंट कर सके। हाइजीन केयर करना, हैंड हाइजीन, हैंड रब, ये सारी यूनिवर्सल प्रिकॉशन के साथ काम करते हैं। वंडल चेकलिस्ट आप लगाते हो, वंडल चेकलिस्ट के अनुसार क्लीनिंग करना है, जो चेकलिस्ट बोल रही हो उस सीक्वेंस में काम करना है। अपना दिमाग कम लगाते हुए अकॉर्डिंग टू चेकलिस्ट काम करोगे तो आपके रिस्क होने के गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है ना। तो जो चेकलिस्ट कह रही है उसके अनुसार हमें टिक वॉक करना है और काम करना है। ठीक है ना। तो क्लोज सेक्शन लगाना है, हेड एंड एलिवेट रखना है, HME फिल्टर लगाना है, ह्यूमिडिफिकेशन होना चाहिए, हेड एंड एलिवेट 30 डिग्री होना चाहिए, ET का कप प्रेशर देखना है, कम होगा तब भी नुकसान है और ज्यादा होगा तब भी नुकसान है।
ठीक है ना। ज़्यादा होगा तो टिश्यू को डैमेज करेगा, ट्रैकिया को पुल्ड करेगा, नेक्रोसिस होने की रिस्क रहेगी। कम होगा तो वेंटिलेटर लीक करेगा, आपका बार बार लीकेज करेगा, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं चलेगा। इसके लिए आपको पेशेंट को सेडेड एंड पैरालाइज रखना पड़ेगा, तभी आपका ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान ठीक रहेगा, अन्यथा एक दूसरे का अवरुद्ध चलेगा, वेंटिलेटर आराम देगा, पेशेंट फाइट करेगा। ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखोगे। समझ में आया 10-5% पक्का। जब भी कोई पेशेंट आएगा ऐसे असेस करोगे, ध्यान रखोगे। किस किस को समझ में आया हाथ खड़े करो, पक्का। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।